Hello students, and today we will do the third part of our chapter metals and non-metals, and we will see that how metals occur and how to extract them from nature. तो उससे पहले एक बार हम ये ज्योग्राफी में आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इनको रिवाइज करते हैं कि व्हाट आर रॉक्स, व्हाट आर मिनरल्स एंड व्हाट आर ओर्स. तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स विद अ डेफिनेट केमिकल फार्मूला. तो मिनरल्स आर डेफिनेट केमिकल कंपाउंड्स होते हैं आपके. फॉर एग्जांपल क्वार्ट्ज हो गया, लाइमस्टोन हो गया, हेमेटाइट हो गया. इनका अपना प्रॉपर फार्मूला होता है. CaCO3 है ये, ठीक है. क्वार्ट्ज का अपना केमिकल फार्मूला होगा प्रॉपर. तो दीज आर योर मिनरल्स नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सॉलिड्स. देन रॉक्स क्या होती हैं? जो पत्थर हमारे नॉर्मली रहते हैं. दीज रॉक्स, दीज आर अ मिक्सचर ऑफ दीज मिनरल्स, ठीक है. तो these are made up of two or more minerals. For example, granite is a mixture of minerals quartz, feldspar and biotite. तो ऐसे जो दूसरी रॉक होगी वो दूसरे मिक्सचर्स, दूसरे मिनरल से बनी होगी. तो सिमिलरली रॉक्स आर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स. एंड थर्ड वन इज द ओर. ना ओर क्या होती हैं? ये जो रॉक्स होती हैं, किसी रॉक में, किसी पर्टिकुलर रॉक में लेट से किसी पर्टिकुलर मिनरल की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, and this particular mineral has some particular metal that we might need. फॉर एग्जाम्पल इसमें आयरन की हेमेटाइट बहुत ज़्यादा है इसमें, एंड उसमें आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिससे कि हम आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेथड्स और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. दिस वर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो जो रॉक्स होंगी जिनके अंदर आपका पर्टिकुलर मिनरल जिससे हमें कोई चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उस रॉक को हम बोलेंगे ओर. Ores are natural rocks having a very high percentage of a particular mineral or metal, and the mineral or metal can be extracted from them profitably. तो this word is important, and ore इसलिए हमारी टाइम एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल आज से 500 ईयर्स पहले कोई रॉक है, उसके अंदर लेट से आपका 60% कोई मिनरल है, बट वी डू नॉट हैव एनी टेक्नोलॉजी जिससे हम इसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकें. थ्रू एडवांसमेंट इन साइंस एंड मेटलर्जी हमने आज 500 ईयर्स लेटर कोई मेथड निकाल लिया जिससे हम इससे प्रॉफिटेबली उस ओर को एक्सट्रैक्ट कर सकते, उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो नाउ इट इज़ एन ओर. पहले ये ओर नहीं थी, अभी ये ओर बन गई है, बिकॉज ऑल डिपेंड्स ऑन दिस वर्ड प्रॉफिटेबली. तो हम एक्सट्रैक्शन जहाँ से कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट तो आप छोटी सी अमाउंट में मिनरल है तो उसको भी कर सकते हैं, बट इज इट प्रॉफिटेबल और नॉट. तो दीज आर अवर रॉक्स, मिनरल्स एंड ओर्स. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हम पढ़ने वाले हैं अभी केमिस्ट्री में, मेटलर्जी का पार्ट है कि हाउ दीज डिफरेंट मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स. तो उससे पहले देखते हैं कि कॉमन ओर्स कैसे, कौन कौन सी होती हैं, हमारे मेटल्स मिलते कैसे हैं. एल्यूमिनियम की और है बॉक्साइट, लेड की है हमारी गैलिना, दिस इज अ सल्फाइड ओर. आयरन की हमारी हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट. तो ये आयरन की ऑक्साइड ओर्स हैं, एंड ये आयरन की सल्फाइड ओर है. देन कॉपर हो गया हमारा क्यूपराइट एंड कॉपर ग्लैंस, ये कॉपर की ऑक्साइड ओर है, ये कॉपर की सल्फाइड ओर है. जिंक का हो गया जिंक ब्लेंड, ZnS सल्फाइड ओर, एंड कैलामाइन जिंक कार्बोनेट ओर. तो हमारी नॉर्मली यही होती है, अब ये सल्फाइड ओर हो गई, ऑक्साइड ओर हो गई, कार्बोनेट ओर हो गई. आपके जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, वो अपने सॉल्ट्स में एग्जिस्ट करते हैं, NaCl, MgCl2. तो उनको उनके सॉल्ट वगैरह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. फिर आपके जो गोल्ड वगैरह हो गए, जो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव वाले हैं, गोल्ड आपको एनवायरनमेंट में फ्री फॉर्म में मिल जाता है, बिकॉज दे डोंट रिएक्ट विद एनीथिंग. तो गोल्ड आपको, प्लेटिनम हो गया, वो आपको ऐसे ही जस्ट माइन करो और आपको पूरा गोल्ड का गोल्ड मिल जाएगा. साथ में थोड़ा बहुत दूसरा रॉक होगा जो कि आराम से अलग किया जा सकता है. एंड ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं, दे एग्जिस्ट एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स. तो इन तीनों ग्रुप ऑफ मेटल्स को अलग अलग से फोकस करेंगे कि इन पे कौन कौन सी एक्सट्रैक्शन की टेक्निक लगाई जाती हैं. बट उससे पहले हमें क्या करना है कि जो ओर है हमारी, ठीक है, ओर को भी हमें प्रोसेस करना होता है, वो सब प्रोसेस देखते हैं. तो द एंटायर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज फॉर आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी. तो मेटलर्जी होती है कि आप उस पर्टिकुलर मेटल को
एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसके पीछे जो पूरा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है वो मेटलर्जी के अंदर आता है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एन ओर। तो ओर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपकी क्या क्या स्टेप होती हैं? सबसे पहला स्टेप है आपका ड्रेसिंग ऑफ ओर। ड्रेसिंग ऑफ ओर में क्या होता है? द ओर इज माइंड इन द फॉर्म ऑफ ह्यूज रॉक्स। इन दिस प्रोसेस द रॉक्स आर पल्वराइज्ड। तो आप क्या करेंगे, और जो होती है हमारी नेचुरल रॉक्स हैं, वो आपकी क्वारी में या कहीं पे एक जगह पे कंसंट्रेटेड पड़े हुए पत्थर, उन पत्थरों को आप लेके आओगे ट्रक वगैरह में भरवा के, एंड उन पत्थरों को आप बिल्कुल पल्वराइज कराएंगे, उनको काइंड ऑफ पीस के, उनका जितना छोटे से छोटे पीस होंगे, छोटे से छोटे पीस ब्रेक डाउन करना चाहेंगे हम उनके, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड ग्राउंड टू अ पाउडर। क्योंकि वो पाउडर में पूरा ग्राउंड हो जाएगा, उसके बाद हम उस पर अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, फर्स्ट वन इज द ड्रेसिंग ऑफ ओर, जिसमें ओर इज माइंड एंड देन पल्वराइज्ड, उसको पाउडर में कर दिया जाता है। पाउडर में करने के बाद ओर्स आर माइंड फ्रॉम अर्थ आर यूजुअली कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। ये इशू है, क्योंकि नॉर्मल नेचुरल रॉक पड़ी हुई है वहाँ पे आपका क्वारी में, कुछ आपकी ओर है, कुछ आपके दूसरे सारे पत्थर हैं, बहुत सारे डस्ट है आपकी, मिट्टी आएगी उसके अंदर, और लेट से आपके नीचे डिगिंग करनी पड़ेगी, इम्प्यूरिटीज़ आ रही हैं बहुत सारी। तो दीज इम्प्यूरिटीज़ कौन कौन सी है? सॉइल हो गया, सैंड हो गया, अदर इनडिजायरेबल मटेरियल्स हो गया, एंड दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज गैंग। तो ओर के अंदर आपकी दूसरी इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, मिट्टी वगैरह, एंड विच वी कॉल कलेक्टिवली एज गैंग। इस गैंग को हमें रिमूव करना पड़ेगा ऑब्वियसली, उसके बाद ही हम अपनी ओर पे काम कर पाएंगे। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दिस इम्प्यूरिटीज फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो मैं अपने बहुत सारे ट्रक में भर के लेके आया, एंड उसके अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर थे, बड़े बड़े पत्थरों को मैंने क्या किया, पहले पल्वराइज करूँगा, मैं छोटा पाउडर में बनाऊँगा, दैट इज़ द ड्रेसिंग पार्ट। एंड सेकेंड, उस पाउडर से मुझे गैंग को हटाना है, जो उसके अंदर ये इम्प्यूरिटीज़ हैं, डस्ट वगैरह है, सैंड है, इन सब को हटाऊँगा, एंड मैं ओर को अपना कंसनट्रेट करूँगा, दैट इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ ओर। एंड फॉर दिस प्रोसेस डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड। ये जो मेथड है आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, बट यहाँ पे देख लेते हैं, एनसीईआरटी में जस्ट मेंशन किया हुआ है, बट वी विल सी अ फ्यू इन डिटेल। तो कंसंट्रेशन करने के क्या क्या तरीके हैं? पहला तरीका है कि लेट से आपका मैग्नेटिक सेपरेशन बोलते हैं इस मेथड को। इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ आइदर द ओर और आइदर द गैंग यूज़ करते हैं। आपकी अगर कोई भी आइदर ओर जो है, जो आपको एक्सट्रैक्ट नहीं है, वो मेटेलिक है, या फिर आपकी जो गैंग है वो मेटेलिक है, तो हम करते क्या हैं, उसको पल्वराइज करके, ये पाउडर्ड ओर है हमारी, इसको हमने कन्वेयर बेल्ट पे डाला, कन्वेयर बेल्ट मूव कर रही है, और यहाँ पे हम लगा देंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करेगी, दिस विल बिकम मैग्नेट। अब जो इसमें मैग्नेटिक पार्ट्स हैं, ठीक है, द मैग्नेटिक नेचर वाले जो पार्ट्स हैं वो स्टिक कर जाएंगे, एंड वो स्टिक करके वो चिपकते हुए यहाँ तक आ जाएंगे और यहाँ जाके नीचे गिरेंगे। तो द मैग्नेटिक पार्टिकल्स दे विल बी सेपरेटेड इन अ डिफरेंट हीप, और जो नॉर्मल पार्टिकल है दे विल बी सेपरेटेड इन अ डिफरेंट हीप। तो हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को। अगर हमारी ओर नॉन मैग्नेटिक है तो ये हमारी ओर यहाँ पे कंसंट्रेट होगी, और अगर मैग्नेटिक है, आयरन वगैरह की है, तो हमारी यहाँ पे ये इधर कंसंट्रेट होगी। तो दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर थ्रू मैग्नेटिक सेपरेशन। अदर मेथड इज सिंपल, आपकी बहुत सारी मिट्टी आ रही है उसमें, और आपकी लेट से थोड़ी हैवी है, तो उसमें क्या कर लेंगे, उसकी वॉशिंग कर लेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग। किस तरीके से करेंगे? It is generally used for iron ore. The pulverized ore is placed on a sloping table having ridges and washed with water. The impurities get washed away. तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने सारी अपनी ओर रखी, जो पल्वराइज ओर थी आपकी पाउडर्ड फॉर्म में, और यहाँ पे आप पानी मारने लगे इस पर। पानी मारेंगे तो, और बीच में आपने यहाँ पे ऐसे रिजेस दे दिए, जो हैवी और डेंस पार्टिकल होंगे वो इन रिज में फंस जाएंगे, और जो लाइट पार्टिकल होंगे वो इस पानी के साथ मिल के नीचे बह जाएंगे। तो आपकी ओर है वो हैवी है, वो इनमें अटक गई, और जो आपका जो गैंग है सारा का सारा, वो धीरे धीरे करके पानी के प्रेशर के साथ निकल गया नीचे। तो दिस प्रोसेस इज हाइड्रोलिक वॉशिंग। देन अभी ओर को कंसंट्रेट होने के बाद, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया मेरे पास, अभी ओर है। अब इस ओर का नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है मेरा? थर्ड प्रोसेस में मैं क्या करना चाहूँगा, अपनी ओर को चाहे किसी भी फॉर्म में, आइदर मेरी सल्फाइड ओर है, आइदर मेरी कार्बोनेट ओर है, मैं इनको ट्राई करूँगा कि ये मेरी ऑक्साइड ओर बन जाए। बिकॉज ऑक्साइड ओर को
ऑक्साइड और से लेट से ये मेटल है, यहाँ पे उसका ऑक्साइड है, यहाँ से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना रिलेटिवली ईजी रहता है बजाय कि यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के। इसलिए मेरा स्टेप, मैं चाहता हूँ कि मेरी और जो है ऑक्साइड ऑफ इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाए एंड वहाँ से मैं थ्रू रिडक्शन प्रोसेस अपना मेटल एक्सट्रैक्ट कर लूँ। तो नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ ओर टू एन ऑक्साइड। It is easier to obtain pure metal from its metal oxide than its metal sulfide और metal carbonate। तो ये लॉजिक है कि मेरा मेटल सल्फाइड होता है या मेटल कार्बोनेट होता, वहाँ से मेटल निकालना टफ है, इसलिए मैं पहले चाहूँगा मेटल ऑक्साइड बन जाए। Therefore metal sulfide and carbonates are converted to metal oxide using the two methods। सबसे पहला जो मेथड है रोस्टिंग, that is applied on sulfide ores। सल्फाइड ओर को क्या करेंगे हम, काफ़ी ज़्यादा एयर में हीट कर देंगे। मेटल सल्फाइड प्लस O2, इसमें क्या हो जाएगा, मेरा मेटल ऑक्साइड बन जाएगा एंड SO2 गैस रिलीज होके बाहर चली जाएगी, सल्फर रिमूव हो गया, मेटल ऑक्साइड बन गया मेरा। तो दिस इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स। द सल्फाइड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर एंड इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड। कैल्सिनेशन जो है मेरा C4 कैल्सिनेशन, और C4 ये कार्बोनेट ओर के लिए रहता है। मेरा कार्बोनेट ओर है, उसको मैं ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं दूंगा, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ही देने वाला हूं मैं, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारी हैं। एंड ये मेटल ऑक्साइड इसमें बच जाएगा एंड CO2 रिलीज होके चला जाएगा। तो द कार्बोनेट ओर्स आर हीटेड स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर सच दैट डीकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कार्बोनेट ओर टर्न्स इनटू ऑक्साइड बाय लूजिंग CO2। तो इसका हम चाहते हैं कि ये हीटिंग हो तो ये बस डिकम्पोज हो जाए, MO यहाँ पे रह जाए, इसका मेटेलिक ऑक्साइड, एंड CO2 निकल के उससे चली जाए। दिस इज कैल्सिनेशन। तो रोस्टिंग इज फॉर सल्फाइड और कैल्सिनेशन इज फॉर कार्बोनेट ओर्स। ये दोनों प्रोसेस कर क्यों रहे हैं हम, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द सल्फाइड एंड द कार्बोनेट ओर्स इनटू ऑक्साइड ओर्स from which it is easier to extract the metal by reduction process। वो देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। extraction of metal by reducing the metal oxide either by heating it, using a reducing agent, or by displacement reaction or by electrolytic reduction depending on the reactivity of the metal। तो एक बार मेरे पास मेटल ऑक्साइड आ गया है, नाउ डिपेंड करता है कि मेटल कौन सा है, हम आगे पढ़ेंगे, बाकी समरी बता देता हूं मैं। जो आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं उनको बस आप हीट करोगे तो दे विल स्प्लिट इनटू, ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे वे। जो आपके थोड़े से ज़्यादा रिएक्टिव हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेके आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप कार्बन लेके आ गए, कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल आपका रह जाएगा और ये कार्बन उस ऑक्सीजन को लेके कार्बन मोनोऑक्साइड बना के ले जाएगा। तो दिस इज रिडक्शन हो गया हमारा। तीसरा, हम कार्बन की जगह, लेट से कार्बन के साथ डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो ये मेटल है, इससे कोई ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ले लेंगे हम, उसको ऐड करा देंगे। ये सारी प्रोसेस हम आगे देखने वाले हैं, हम जस्ट समराइजिंग इट कि मेटल से ऑक्सीजन हटाने के तरीके क्या क्या हैं। आइदर यू हीट इट, आइदर यू रिड्यूस इट विद कोक कार्बन, आइदर यू रिड्यूस इट, एक्सट्रैक्ट कर लो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करके। अगर डिस्प्लेसमेंट से भी नहीं मान रहा है, ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हमें इनको करंट मारना पड़ता है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इसका भी प्रोसेस हम देखेंगे। लास्ट स्टेप इज द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, क्योंकि यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो मेटल मिलता है मुझे वो प्योर नहीं होता, उसके अंदर भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, दूसरे कंपाउंड होते हैं मेटल के, उनको ठीक करने के लिए वी विल यूज़ फाइनली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो दिस इज अवर बेसिक ओवरव्यू। स्टेप नंबर 1 हमने देखा क्या था, स्टेप नंबर 1 वाज द ड्रेसिंग ऑफ ओर, स्टेप नंबर 2 वाज द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ओर के आने के बाद मैं क्या कर रहा था, कन्वर्जन ऑफ दिस ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, बिकॉज ऑक्साइड इज ईजियर टू ऑब्टेन। इसको करने के लिए मुझे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करनी पड़ रही थी। ओर का ऑक्साइड आने के बाद मैं उसको रिड्यूस करा के उससे मेटल निकाल रहा था, बट ये मेटल प्योर नहीं था, इसलिए मुझे उस मेटल को प्योरीफाई करना पड़ रहा था। नाउ वी विल सी दिस होल प्रोसेस, ठीक है, एंड स्पेशली स्टेप नंबर 3, 4 एंड 5, क्योंकि स्टेप नंबर 1 एंड 2 तो हमारा ओर से रिलेटेड है, ओर की कंसंट्रेशन से, वो हमने कर लिए हैं। अभी ओर को आने के बाद स्टेप नंबर 3, 4, 5 में हम जो केमिकल प्रोसेसेस हैं वो देखने वाले हैं डिफरेंट मेटल्स की।
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हैविंग द लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी वाले मैंने बताया कि आपको गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर वगैरह हैं, ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। इसलिए आपको पता होगा जो आपकी सबसे पहली सिविलाइजेशन थी, देवर कॉपर एज, कॉपर सिविलाइजेशन, कॉपर एज आया था, फिर ब्रॉन्ज एज आया था। वाई? बिकॉज सबसे पहले कॉपर वॉज ईजिली अवेलेबल, ये रिएक्टिव कम होता तो नेचर में हमें फ्री स्टेट में मिल जाता था। इसके बाद हमारा आयरन एज सिविलाइजेशन आती थी। वाई? बिकॉज आयरन को उसकी ओर से एक्सट्रैक्ट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो लेटर ऑन डेवलप होती थी। एंड आयरन जो होता है कॉपर से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कॉपर उतना स्ट्रांग नहीं होता कंपेयर टू आयरन। एंड वंस अ सिविलाइजेशन डिस्कवर्स आयरन तो इनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ये टूल्स अच्छे बना लेंगे एंड दे आर एबल टू कट द फॉरेस्ट प्रॉपरली। तो हमारे जो लीस्ट रिएक्टिव वाले हैं, तो यहाँ पे देखो हमारा ये नेचर में फ्री स्टेट में ही मिल जाते हैं। आपका गोल्ड, सिल्वर आपके डिपॉजिट से मिल जाते हैं, प्लेसर डिपॉजिट रहते हैं, नदी के साइड में मिल जाएंगे या फिर आपके नीचे से जो अर्थ में निकले हैं वो मिल जाएंगे। देन कॉपर, मर्करी एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड एज सल्फाइड और द ऑक्साइड ओर्स। ये जो हैं ये उनकी सल्फाइड या ऑक्साइड ओर में मिल जाते हैं। सल्फाइड ओर ऑफ मर्करी इज कॉल्ड एज सिनाबार। द सल्फाइड ओर्स आर हीटेड टू ऑब्टेन ऑक्साइड्स ओर। तो ये जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं इनमें हमें अगर हम बस हीट कर देंगे इनको, सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर में, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? ऑक्साइड ओर। एंड द ऑक्साइड ओर कैन बी रिड्यूस टू मेटल्स बाय फर्दर हीटिंग देम। तो इसमें हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती, हम हीट किया हमने सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये बन गया आपका ऑक्साइड ओर प्लस SO2 रिलीज हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इसको फर्दर हीट कर दूंगा। फर्दर हीट करने से क्या होगा, ये वाली रिएक्शन हो जाएगी। ऑलरेडी Cu2S जो थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, Cu2O है, ये S और O2 ये निकल के भाग जाएंगे और मेरे पास मेटल आ जाएगा। HgO है मेरा, मैं उसको सिंपली हीट करूँगा, वो डिकम्पोज कर जाएगा मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन में। यहाँ पे ध्यान देना आप, Cu2S जो है दिस इज कॉपर 1, कॉपर की वैलेंसी यहाँ पे 1 है। कॉपर क्योंकि हमें पता है कि 2 वैलेंसीज में एग्जिस्ट करता है, क्यूपरस एंड क्यूपराइट। ये क्यूपरस है, ये क्यूपराइट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन हमारा +2 एंड +3 में एग्जिस्ट करता है, तो दिस इज कॉपर +1, दैट्स वाई इट इज Cu2S Cu2O। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये मत कहना, ये मत सोचना कि सर कॉपर की वैलेंसी तो हमने +2 पढ़ी है तो यहाँ पे मेरा Cu2O क्यों बना रहा है Na2O की तरह। तो दिस इज द रीजन, दिस इज कॉपर 1। तो लो रिएक्टिविटी वालों को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी है, यू सिंपली हीट देम, यू गेट द मेटल। या फिर ऑलरेडी गोल्ड एंड प्लेटिनम वो आपके नॉर्मली मिल जाएंगे एटमॉस्फेयर में, अर्थ सरफेस पे ऐसे ही। देन द नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हैविंग मॉडरेट रिएक्टिविटी। मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले जनरली एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स। वो जो हमने टेबल देखी थी उसके अंदर यही थे मेजरली, और सारे के सारे जो मेटल्स थे हमारे वो थे मॉडरेट रिएक्टिविटी वाले। तो ये अगर ऑक्साइड में है तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर सल्फाइड में है तो मैंने बताया था हम रोस्टिंग करेंगे, अगर कार्बोनेट में है तो हम कैल्सिनेशन करेंगे। जो हमारा रोस्टिंग होता है वो एक्सेस एयर में होता है, और जो कार्बोनेट वाला होता है वो लिमिटेड एयर में रहता है। तो द सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट ऑफ दीज मेटल आर कन्वर्टेड टू देयर ऑक्साइड्स बाय रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन रिस्पेक्टिवली। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू मेटल्स यूजिंग वेरियस मेथड्स। तो एक बार मुझे मेटल ऑक्साइड मिल गया, मेटल ऑक्साइड मिलने के बाद मैं उसको रिड्यूस करवाना है मुझे। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं। ZnS था, सल्फाइड और थी, रोस्टिंग किया, मेरे पास ZnO आ गया, SO2 निकल के चला गया। अगर जिंक की कार्बोनेट और होती मेरे पास तो उसका मैं कैल्सिनेशन करता, सिंपली हीट देता, एक्सेस O2 नहीं देता मैं, ये ZnO + CO2 में डिकम्पोज कर जाता। ZnO मेरे पास मिल गया है, ZnO को मैं कोक से या कार्बन से रिड्यूस करवा दूंगा। आई विल ऐड कार्बन, एंड यहाँ पे भी थोड़ी हीटिंग की ज़रूरत रहती है। तो यू विल सी कि सिंपली आपका ZnO + C, इसमें क्या होगा, ZnO का तो रिडक्शन हो जाएगा बिकॉज दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही पढ़ा था हमने। ZnO से आपका कन्वर्ट हो रहा है Zn में, तो दिस इज रिडक्शन। एंड आपका C है, C ऑक्सीजन लेके क्या बन जा रहा है, CO बन जा रहा है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन। ये अगर आपको याद नहीं हो तो आप चैप्टर नंबर 1 जाके देख सकते हैं।
एंड ZNO का रिडक्शन हो रहा है, एंड ZNO का रिडक्शन करवा कौन रहा है, कार्बन करवा रहा है, दैट्स वाई कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने रिडक्शन करवा लिया मेटल ऑक्साइड का बाय एडिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड सिंपली वी हैव द मेटल। दूसरा क्या होता है प्रोसेस, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज करके भी करा सकते हैं। रादर देन कार्बन इफ आई पुट अ मोर रिएक्टिव मेटल, ZNO है उसमें अगर मैं एल्यूमिनियम डाल दूंगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, मेरे पास मेटल मिल जाएगा एंड Al2O3 मेरे पास आ जाएगा। तो दूसरा प्रोसेस ये है मेरे पास। नेक्स्ट देखते हैं थर्माइट रिएक्शन। तो थर्माइट रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन किया हुआ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है एंड इसका एप्लीकेशन ही बहुत ज़्यादा थर्माइट रिएक्शन का। तो ये देखते हैं क्या किस टाइप की रिएक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सट्रैक्ट द मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, अभी अभी हमने देखा ये पीछे, एंड दीज रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक। द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज सो लार्ज दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस इन द मोल्टन स्टेट। तो ये वाली जो रिएक्शन आप देख रहे थे, मेटल से अगर हम इनको रिड्यूस करवा रहे थे डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करके, तो दीज रिएक्शन दे आर वेरी वेरी आइसोथर्मिक एंड या एक्सोथर्मिक सॉरी, इनसे बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि आपका मेटल जो होता है मोल्टन स्टेट में मिलता है आपको, बिकॉज ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है एंड अ मोर स्टेबल बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड। तो ये जो एक्सेस एनर्जी है ये सारी हीट की फॉर्म में निकल जाएगी आपकी। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होता है वो देखते हैं हम। थर्माइट रिएक्शन कौन सी होती है? थर्माइट रिएक्शन इज अ रिएक्शन ऑफ Fe2O3 विद एल्यूमिनियम। द Fe produced is in molten state and is used to join railway tracks and crack machine parts। रिएक्शन देखते हैं पहले थर्माइट रिएक्शन की। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स आउट आयरन इन मोल्टन स्टेट। इतना ज़्यादा हीट होती है कि जो आयरन हमें मिलता है वो मोल्टन स्टेट में मिलता है। इसका एप्लीकेशन क्या है? अगर आपको ऑन फील्ड रिपेयरमेंट करनी है, लेट्स से रेलवे ट्रैक इंस्पेक्शन वाली टीम जा रही है और बीच में उन्होंने रेलवे में दिख गया कि यहाँ पे क्रैक है ट्रैक में, तो वो वहाँ पे दूसरी जगह से जाके आयरन मेल्ट करा के इतनी देर तक यहाँ पे तो नहीं लेके आ सकते, बीच में वो दोबारा से फ्रीज कर जाएगा। उन्हें ऑन द स्पॉट मेटल चाहिए, तो व्हाट दे डू, वो Fe2O3 रखते हैं अपने पास, एल्यूमिनियम रखते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे इनमें रिएक्शन स्टार्ट कराने के लिए, रिएक्शन की एनर्जी देने के लिए, एक्साइटेशन, एंड अपने आप फिर जैसी रिएक्शन स्टार्ट होगी उनको आयरन मिलने लग जाएगा लिक्विड स्टेट में, बिल्कुल मोल्टन। उस आयरन को वो यहाँ पे पोर कर देंगे एंड जो क्रैक है उसको फिल कर देंगे। तो ऑन साइट रिपेयरमेंट करा दिया आपने, ये फ्रीज कर जाएगा, ट्रैक ठीक हो जाएगा, दे विल यूज़ अ हैमर और टूल्स वगैरह होंगे जिससे इसको ठीक कर देंगे। सिमिलरली मशीन्स वगैरह आपकी साइट पे इंडस्ट्री की, तो उनको भी आप वहाँ पे ऑन द स्पॉट रिपेयर कर सकते हो यूजिंग दिस थर्माइट रिएक्शन। एंड रिडक्शन यूजिंग डिस्प्लेसमेंट, हमने ZNO का एग्जांपल देखा था, MnO2 का भी एग्जांपल देख लेते हैं। MnO2 प्लस एल्यूमिनियम गिव्स आउट Mn प्लस Al2O3 प्लस अ लॉट ऑफ हीट। तो दिस स्पेसिफिकली इज द थर्माइट रिएक्शन। इससे क्वेश्चन सीधा आ जाता है, व्हाट इज द थर्माइट रिएक्शन, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्माइट रिएक्शन। तो ये हो गए हमारे मेटल्स ऑफ मीडियम और मॉडरेट रिएक्टिविटी, आइदर वो अपने ऑक्साइड में होंगे तो ठीक है, सल्फाइड या फिर कार्बोनेट और होंगी उनको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देन द नेक्स्ट स्टेप इज नेक्स्ट वन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब ये हाई रिएक्टिविटी वाले के साथ इशू क्या होता है, जो मेटल ऑक्साइड होते हैं इनके आयनिक कंपाउंड है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इनमें अगर कोई दूसरा मेटल डालोगे, ये ऑलरेडी हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, दूसरा इनसे बहुत ज़्यादा हाई रिएक्टिविटी वाला मेटल आपको मिलेगा तो आपका वो स्पॉइल हो जाएगा। एंड दीज जनरली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा हाईली रिएक्टिव एंड नेवर एग्जिस्ट इन देयर फ्री स्टेट। इतने रिएक्टिव है कि फ्री स्टेट में तो चांस ही नहीं है कि एग्जिस्ट कर जाएंगे। देयर ऑक्साइड्स कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल एज दे हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन डज। तो कार्बन यहाँ पे फेल हो जाएगा हमारा, क्यों? बिकॉज कार्बन इनको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दे आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो इनको रिड्यूस कराने के लिए हमें इनमें करंट मारना पड़ता है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है इसका। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो इसका जो हमारा जो एनायन होगा, एनायन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैटायन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उनके बीच का आपस का बॉन्ड
टूट जाएगा। तो ये करने वाले हम, बेसिक प्रिंसिपल हमारा होगा कि मेरे पास ये है मेरा मेटल, लेट्स से इसका सॉल्ट है, MCl है, मुझे चाहिए कि एक इलेक्ट्रोड पे ये चला जाए, एक इलेक्ट्रोड पे ये चला जाए। मेटल मेरा होने वाला है कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज, ये जाएगा नेगेटिवली चार्ज की तरफ। एंड मेरा जो क्लोरीन है, नॉन मेटल है, जो भी उसके सॉल्ट का दूसरा पार्ट है, ये एनायन होने वाला है और इसको मुझे भेजना है पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो मैंने अपने 2 इलेक्ट्रोड तैयार कर दिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सिंपली। एंड इसके अंदर मुझे वाटर नहीं चाहिए। वाटर क्यों नहीं चाहिए? अदरवाइज इनके जाने की जगह यहाँ पे वाटर चिपक जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिलीज होने लग जाएगी। तो वी डोंट वांट दिस, वी सिंपली नीड दिस थिंग टू हैपन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स। पानी वाले नहीं होंगे, ब्राइन सॉल्यूशन नहीं लेंगे हम, जैसे हमने क्लोर अल्कली प्रोसेस में ली थी चैप्टर 2 में। उससे हमें क्या मिल गया था? उससे हमें NaOH मिल गया था, क्लोर अल्कली। वाई? बिकॉज वाटर है, सोडियम होगा, वाटर का फिर रिएक्ट करके NaOH बना देगा। हमें तो प्योर मेटल चाहिए, प्योर मेटल चाहिए तो मुझे वहाँ पे वाटर नहीं चाहिए कंटेमिनेट करने के लिए। तो वी विल यूज मोल्टन क्लोराइड, ये चीज़ ध्यान रखना आप अपना। एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3। तो ये सिंपल सा है, मैंने NaCl डाल दिया मोल्टन स्टेट में। अब क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वाई मोल्टन स्टेट, वाई नॉट सॉलिड स्टेट? एंड इसका आंसर है कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं they conduct electricity only in their aqueous solution or their molten state where their ions are free to move। आयंस अगर फ्री टू मूव नहीं होंगे, चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव नहीं होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सॉलिड में अगर आप लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, सॉलिड NaCl विल नॉट अंडरगो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी उसके अंदर। और एक्वस सॉल्यूशन हम ले नहीं रहे हैं बिकॉज हमें ये रिएक्शन नहीं करवानी है। तो एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3। द मेटल गेट्स डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कैथोड मेरा नेगेटिवली चार्ज वाला होगा। वाई? बिकॉज कैटायन सारे के सारे उसकी तरफ अट्रैक्टेड है। एनोड की तरफ मेरे एनायंस भाग रहे हैं, एनायंस गो टूवर्ड्स एनोड, कैटायंस गो टूवर्ड कैथोड। और कैथोड, ये एनायंस जो कैटायंस जा रहे हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, एनायंस जा रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। दोनों की हाफ रिएक्शन हम अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होने वाला है? Na+ जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज है बहुत ज़्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, ये इलेक्ट्रॉन Na को देंगे और वहाँ पे Na डिपॉजिट होने लग जाएगा यहाँ पे। तो योर Na विल स्टार्ट टू डिपॉजिट ऑन दिस इलेक्ट्रोड। एंड एनोड पे क्या होने वाला है? 2Cl- गिव्स आउट Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से जो Cl2 गैस होगी वो निकल जाएगी। यू कैन आइदर ट्रैप इट फॉर अदर यूजेस और यू कैन सिंपली लेट इट गो इफ़ यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द मेटल पार्ट। तो ये सिंपली हमारा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हो गया हाई रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट्स का, मेटल्स का। तो अभी सारे प्रोसेस देख के हमने क्या किया? हमने स्टेप नंबर 4 कर लिया। स्टेप नंबर 3 था मेरा टर्न इट इनटू ऑक्साइड। स्टेप नंबर 4 था मेरा टर्न द ऑक्साइड इनटू मेटल। बट नाउ आई नो दिस मेटल इज नॉट प्योर, तो आई विल हैव टू डू स्टेप नंबर 5, द प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। ये देखते हैं, रिफाइनिंग ऑफ एक्सट्रैक्टेड मेटल बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो मुझे जो मेटल है उसको रिफाइन करना है। इस डायग्राम पे बाद में आते हैं, मैं एक बार यहाँ पे ब्लैंक में समझने की ट्राई करते हैं इस चीज़ को। तो हमारा जो मेटल वहाँ से आया वो मेटल था मेरा, लेट्स से इम्प्यूरिटीज़ हैं इसके अंदर। लेट्स से हमने कॉपर को ही एक्सट्रैक्ट किया, दिस इज कॉपर विच वी हैव एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग Cu2O। तो ये मुझे कॉपर मिल गया, बट इस कॉपर के अंदर अभी भी बहुत सारी इम्प्यूरिटीज़ हैं। मैं चाहता हूँ कि ये कॉपर बिल्कुल प्योर हो जाए, इलेक्ट्रोलिसिस करना है। इलेक्ट्रोलिसिस में मैं क्या करूँगा? एक छोटी सी थिन स्ट्रिप लूँगा बिल्कुल प्योर कॉपर की, दिस इज प्योर कॉपर, वेरी थिन स्ट्रिप। और मैं क्या करूँगा? मैं चाहता हूँ कि मेरा कॉपर यहाँ से उठे, सिर्फ कॉपर, बाकी सारी चीज़ें नहीं, यहाँ से उठे कॉपर, सॉल्यूशन में आए और जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए। दिस इज व्हाट आई वांट। ठीक है, तो कॉपर मेरा Cu है। कॉपर से मैं चाहूँगा कि ये सॉल्यूशन में आए, क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रोलिसिस होने वाला है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग इन अ सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हो। एंड ये मेरा यहाँ पे आके डिपॉजिट हो। तो पहले इसी चीज़ को देखते हैं। मेरा सॉल्यूशन में है तो Cu2+ है, कैटायन है,
और कैटायन को मैं चाहता हूँ कि ये डिपॉजिट हो जाए, कॉपर बन जाए। इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन दे दो आप। कैटायन जिसकी तरफ अट्रैक्ट करवाना चाहते हैं उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा आपको कैथोड, एंड दूसरे वाला ऑटोमेटिकली क्या बन गया आपका, एनोड। तो यहाँ से लॉजिक समझो कि हम जब अपना डायग्राम देखेंगे कि एक्चुअल में हम प्रोसेस क्यों करते हैं, तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट, कि हमें चाहिए कि हमारा इम्प्योर स्ट्रिप से कॉपर निकल के प्योर स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो जाए। कॉपर वहीं पे कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कॉपर विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड बिकॉज कैटायन है। तो कैथोड होगा तो मुझे इसको नेगेटिवली चार्ज करना पड़ेगा। ये मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, एनोड वाला मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया। एनोड पे क्या हो रहा होगा, मेरा कॉपर होगा नॉर्मल, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो कॉपर का पॉजिटिव चार्ज है तो कॉपर के अंदर इलेक्ट्रॉन है जो कि कॉपर लूज करना चाहता है बिकॉज कॉपर वांट्स टू बिकम Cu+2, और ये ऑलरेडी यहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है, एनोड पे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ये कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड इट विल मेक इट Cu+2, एंड 2 इलेक्ट्रॉन ही अपने पास लेके सर्किट कंप्लीट कर देगा। एंड एज अ रिजल्ट कॉपर का जो मेटल का आयन था इट विल बिकम अ कैटायन एंड सॉल्यूशन में आ जाएगा Cu+2। ये Cu+2 विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड, नेगेटिवली चार्ज। Cu+2 यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँच के ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन Cu2+ को देगा और कॉपर हमारा डिपॉजिट हो जाएगा। धीरे धीरे टाइम के साथ आप क्या देखोगे, ये जो हमारा इम्प्योर मेटल था ये छोटा होता जाएगा, एंड हमारा ये जो प्योर वाली छोटी सी स्ट्रिप थी ये धीरे धीरे इस पर डिपॉजिट हो गए, कॉपर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होता जाएगा, एंड दिस विल बी कम्प्लीटली प्योर। एंड ये जो इम्प्योरिटीज़ जो थी इसमें, जो इम्प्योरिटी डिज़ोल्व हो सकती हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगी सॉल्यूशन में आपकी, और जो नॉन सॉल्युबल एंटिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे नीचे आपकी डिपॉजिट हो जाती हैं, एंड दे फॉर्म एनोड मड। तो इसको ध्यान से देखो। बीच में हमें फिर तीसरे पॉइंट रह गया इलेक्ट्रोलाइट का, कि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या लें। इलेक्ट्रोलाइट वी विल वांट कि कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट हो, ऑलरेडी CuSO4 वगैरह हम ले लेते हैं ताकि इसमें ऑलरेडी कॉपर रहे, ताकि यहाँ पे कोई दूसरा मेटल ना आए वो जाके डिपॉजिट ना हो जाए। इसकी प्योरिटी मेंटेन करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट में भी कॉपर ही लेने वाले हैं। अगर यहाँ पे मैं लेट्स से MgCl2 वगैरह कुछ ले लेता या फिर ZnSO4 ले लेता तो जिंक यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाता, हमारे मेटल को कंटेमिनेट कर देता। तो इलेक्ट्रोलाइट भी मैं कॉपर का ही लेने वाला हूँ। इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट H2SO4 डाल देंगे इन ऑर्डर टू इसको एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, बिकॉज दिस विल डिसोसिएट इनटू वाटर कम्प्लीटली, आयंस आ जाएंगे तो करंट फ्लो करने लग जाएगा। अब देखते हैं ऑफिशियल आपका डायग्राम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बना रखा है इन्होंने एनोड पॉजिटिवली चार्ज, दिस वन इज कैथोड। रेजोल्यूशन बहुत गंदी है इस इमेज की, NCERT से मैंने उठाया था तो दैट्स वाई, बट आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से Cu2+ निकलेगा और Cu2+ यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, और यहाँ पे जो नीचे कलेक्ट हो जाएगा आपका एनोड मड। तो यहाँ पे कॉपर था आपका इम्प्योर, ये मेरा पूरा इम्प्योर है एनोड पे, और ये मेरा प्योर स्ट्रिप है। यहाँ से मेटल निकलेगा, आयन बनेगा, आयन जाके यहाँ पे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ, यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, एंड दीज विल बी द हाफ रिएक्शंस। कैथोड पे क्या होने वाला है, Cu+2। कैथोड पे जो सॉल्यूशन के अंदर भी हमारा कॉपर Cu+2 रखा हुआ है बहुत सारा, यहाँ से भी आ रहा है Cu+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। एट एनोड क्या होगा, ये जो कॉपर होगा दिस विल लूज इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cu+2। इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसका ही मैंने बता दिया कि वाई वी टेक कॉपर सल्फेट एज द इलेक्ट्रोलाइट। तो दिस इज योर मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो ये जो आपके बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोलिसिस के, ये हमारे चैप्टर 1 से चल रहे हैं, जब हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, एंड ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आ रहा है। चैप्टर 3 में भी आ गया, अभी चैप्टर 4 में भी शायद आएगा, वी विल सी। तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं से ये एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है हर बार। आइदर चैप्टर 1 से पूछ लेगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, या इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पूछ लेगा, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पूछ लेगा। इलेक्ट्रोलिसिस के आपके फंडे क्लियर होने चाहिए बिल्कुल। चैप्टर नंबर 2 में भी था हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस में, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो यू कैन पुट सम डाउट्स इन द कमेंट्स, आई विल एक्सप्लेन इट।
नाउ द नेक्स्ट वन इज रिफाइनिंग ऑफ एक्सट्रैक्टेड मेटल बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये जो पूरा मेथड है, अगर पूरा मेथड आपको एनसीईआरटी या बोर्ड्स वाले पूछ लें कि एक्सप्लेन द मेथड, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। In this method, the impure metal is made of anode and a thin strip of pure metal is made of cathode. A solution of the metal salt is used as an electrolyte. ये हो गया हमारा impure वाला एनोड था, क्योंकि impure वाले के नीचे ये एनोड मर्ड हो रही थी, वैसे भी याद रख सकते हैं। प्योर वाला कैथोड था। On passing the current through the electrolyte, the pure metal at the anode loses electrons to form a cation and dissolves in the electrolyte. Cu से Cu+2 बन चुका है वो अभी एनोड पे। An equivalent number of cations from the electrolyte get attracted to the cathode and deposited on it in the form of pure metal. तो हमारा ये जो था एनोड से निकला, इलेक्ट्रोलाइट में घुस गया CuSO4, और इलेक्ट्रोलाइट जो होगा इलेक्ट्रोलाइट से घुस के कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, कैथोड की तरफ, बिकॉज कैटायंस हैं, एंड डिपॉजिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्योर मेटल. द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, whereas the insoluble impurities settle down at the bottom of anode and are known as anode mud. तो ये आपका आंसर हो गया. पॉइंट 1 2 3 4 में आपने सब कुछ कर दिया. डायग्राम पूछे तो आप डायग्राम बना देना. एंड दिस कंप्लीट्स योर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. तो हमने लो रिएक्टिविटी वाले देखे, ईजी था उनका. स्टेप नंबर 1, 2 और के थे, ड्रेसिंग ऑफ ओर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर. स्टेप नंबर 3, 4, 5 हमारा ओर को फिर ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करने वाली प्रोसेस थी. स्टेप नंबर 3 में मैं चाहता हूँ कि मेटल ऑक्साइड बन जाए. स्टेप नंबर 4 में मेटल ऑक्साइड को मैं रिड्यूस करवाऊँगा, आइदर थ्रू हीटिंग, आइदर थ्रू कोक द रिड्यूसिंग एजेंट, आइदर थ्रू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और आइदर थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग डिपेंडिंग ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स. एंड स्टेप नंबर 5 में मैं जो एक्सट्रैक्टेड मेटल है उसकी प्योरिटी कराऊंगा बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग. तो दिस इज योर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. एक छोटा सा टॉपिक बचा है, corrosion, which we will complete in the next class. Okay, thank you students, take care.